नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं कुछ मैप्स आपके लिए इधर से अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज आप सेशन में बने रहें। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ मैप्स अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज सेशन में बने रहें। मैं बढ़िया हूँ। गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से क्लास देख लेना। बस आपके लिए जैसे मैप अपलोड हो रहा है बेटा, प्लीज सेशन में बने रहें। विद इन 30 सेकंड्स हो जाएगा काम। चलो शुरू करते हैं जी खेल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी यूरोप के बारे में, और कुछ और हमने डिस्कस करा था साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हमने डिस्कस करा था। ये दो इलाके थे जो हमने आपके साथ डिस्कस करे थे। आज का जो सेशन आपका है वो साउथ अमेरिका के बारे में हम बात करेंगे, एंड अगर टाइम मिला तो उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। यानी आज जो है अमेरिका की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अमेरिका के साथ हम बाद में अगर पॉसिबल होगा तो ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ेंगे। यानी हम धीरे धीरे कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट चल रहे हैं। और ज्योग्राफी आपका जहां तक है कंप्लीट हो जाएगा, कल तक आपका पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से वर्ल्ड मैपिंग के नोट्स आप बाद में बनाएं या फिर ना बनाएं, बिकॉज देखिए ये चीजें देखने वाली हैं। ये जो पेपर क्लियर करती हैं, ये आपको जितना विजुलाइज आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए चीजों को, एंड खुद नोट्स बनाना सच में बड़ा मुश्किल है। यूरोप में जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ चीजें और मैं आपको बताऊंगा विद टाइम, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, थोड़ी आज मेरी तबियत जो है आज सुबह से ही डाउन है। मैं सुबह भी दोनों क्लासेस लेने की नहीं सोच रहा था, बट आप लोग क्वेश्चंस लगाने में आपको मजा आता है तो वो क्लासेस मैंने ले ली है। क्लास आपकी ये वाली भी होगी, अगली भी होगी, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो ये वाली क्लास थोड़ी सी मैं आपको पहले छोड़ दूंगा, और उसके इसमें मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा, जिससे कि बाकी क्लासेस के लिए मैं पूरा फिट हो जाऊं। एंड कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो तो बस आपसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करेंगे। जरा रात को एक्चुअली मैं सो नहीं पाया हूँ। मैं सुबह 5 साढ़े 5 बज गए थे सोने में, और उसके बाद सुबह भी मैं उठ गया था 7 बजे, तो 1.5 2 घंटे की नींद जो हो गई है उसके चक्कर में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है। 5:30 बज गए होंगे सुबह सोने में। चलो शुरू करते हैं सेशन को। ज्योग्राफी का सेशन आपका एक और ऐड होगा, वो आपको कल दिखेगा। चलो शुरू करते हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। चलो ध्यान से देखें, कुछ इलाके हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप सभी को स्क्रीन पर अभी एक मैप दिखेगा। क्या आप सभी को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है? ये बताएं कौन सा कॉन्टिनेंट है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप इस क्लास को लगा सकते हैं, साउथ अमेरिका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साउथ अमेरिका की हम बात करने वाले दो तरीके, एक हम पॉलिटिकल बेसिस पे करेंगे, एक हम फिजिकल बेसिस पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगर मैं आपसे साउथ अमेरिका की बात करता हूं तो पृथ्वी, अगर आप इमेजिन करते हैं हमारा मैप कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका अफ्रीका होता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका होता है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका होता है, और यहाँ पर आपका एंटार्क्टिका होता है। ये मैप तो सबको पता होगा, बहुत बेसिक स्कूल लेवल की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो साउथ अमेरिका में इसकी बात करने वाले, कभी भी आपको साउथ अमेरिका बनाना हो तो ज्यादा मेहनत ना करें, सिर्फ एक कॉमा जैसा कुछ बना दे और यही आपका साउथ अमेरिका है। आप अगर नोटिस करते तो ऑलमोस्ट एक कॉमा ही है आपका ये। अगर आप देखते हैं उस कॉमा से हल्का सा आप ऐसा बना सकते हैं, सिंपली एक कॉमा बनाएंगे तो काम बन जाएगा। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आपको बताता हूँ बेटा। मैं आपको अभी जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ेंगे आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप कुछ भी नोट ना करें, अगले 20-25 मिनट सिर्फ स्क्रीन पे आप फोकस करें, ठीक है? चलो, अब साउथ अमेरिका जो हम दो तरीके पढ़ेंगे। पहले सिंपल मैप से पढ़ते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स मैप होगा, ये मैप आपका बढ़िया है, बड़ा सिंपल मैप है, इसमें कुछ भी आपको खास देखने को नहीं मिल रहा। कुछ जो देश है हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, जय जगन्नाथ जी, इधर फोकस करें पूरे तरीके। ये जो पोर्शन ऊपर वाला होता है ये आपका आता है सेंट्रल अमेरिका में। ऊपर वाला पोर्शन सेंट्रल अमेरिका में आता है, और इससे नीचे वाला जो पोर्शन आप सारा देख रहे हैं बड़े वाला, ये आपका आता है किसमें? साउथ अमेरिका के अंदर आता है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोई मुझे गेस करके बता सकता है साइज से आपको कौन सा देश जो है सबसे बड़ा लग रहा है? ये पेपर के सवाल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे। ब्राजील बिल्कुल सही आंसर होगा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ब्राजील जो है इसका सही आंसर होगा। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, और इसके अंदर से बहती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी। बड़ी होता है कितना वॉल्यूम है उसका, यानी अमेज़न नदी जो है वो ब्राजील के अंदर से मेनली बहती है, और ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जो आपने एनाकोंडा, एनाकोंडास 2, ये जितनी मूवीज हैं, अभी असली में कहीं पर भी शूटिंग हुई हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है वो ब्राजील के जंगलों का दिखाया जाता है। लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ी है, सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका के अंदर बहती है।
ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज ये जो आपका साउथ अमेरिका है ये आपको पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज इसके फिजिकल फीचर से काफी सारे सवाल बनते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखें, एक एक करके मैं आपको नाम दिखाता हूँ। ब्राजील जो आपको दिख रहा है इसकी कैपिटल ब्रासीलिया है। ब्राजील की जो कैपिटल है ब्रासीलिया है। अगर आपको कंट्रीज कैपिटल ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो मेरा कोई सा भी पिछला स्टैटिक का कोर्स देख लेना, उसमें मैंने आपको कंट्री कैपिटल करेंसी पढ़ाया होगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। वहां मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी देश जो है दुनिया के कवर करे हैं। अभी के लिए बस हम सुनते हैं चीजों को। इसकी कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राजीलिया भी आप इसे बोलते हैं, ब्रासीलिया भी आप बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और इलाके नोटिस करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अटपटी चीज यहाँ पर दिखेगी जिसे आप बोलते हैं फ्रेंच गिनी। फ्रेंच गुइना भी इसे बोल सकते हैं, फ्रेंच गुइने भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बोले। फ्रेंच गिनी आपको लिखा हुआ शायद दिख रहा होगा, ये हरा सा आपको दिख रहा होगा सूरीनेम के साथ में। ये जो आपका है फ्रेंच गिनी, ये फ्रेंच क्यों है? बिकॉज ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस का पार्ट है। यानी फ्रांस ने बड़ा अच्छा दिमाग लगा के इस पे अभी तक अपना कब्जा जो है नहीं छोड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, इस पे अपना कब्जा जो है नहीं छोड़ा है। इसका यूज क्या करा जाता है? जब भी यूरोपियन यूनियन कोई सा भी स्पेस मिशन भेजता है तो वो यहीं से भेजता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है पृथ्वी रोटेट इस हिसाब से करती है कि जो भी चीजें लॉन्च हम लोग करते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट से करते हैं। तभी आंध्रा के पास आप सबको पता है हमारा जो श्रीहरिकोटा है वो है, जिससे कि अगर कल को कोई दिक्कत भी आए तो उस केस में हमारे जो देश है उसे डैमेज ना हो, जो भी दिक्कत है अंडमान के अंदर दिक्कत आ जाए। इसी टाइप से अगर आप यूरोप को देखते हो तो यूरोप के साथ ये प्रॉब्लम है कि यूरोप के पास स्पेस नहीं है। यूरोप पूरे तरीके पैक्ड है, सिर्फ मेडिटेरेनियन सी है जरा सी, और उसमें भी आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है बिकॉज ऑफ स्वेज कैनाल, डोवर स्ट्रेट एक्सेट्रा। वो जो देश है वहाँ के बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एंड वहां पर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो एक ऐसे में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप इस इलाके को कब्जे में ले लेते हो तो यहाँ से अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पानी आपके पास है। इसी वजह से ये इलाके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक इलाका जो है फ्रांस के कब्जे में आता है जिसका नाम फ्रेंच गिनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे बिल्कुल है, लेकिन अटलांटिक ओशन जो पड़ता है यूरोप के वो इस तरफ पड़ता है। और जब मान लेते हैं कोई चीज ऊपर जाती है तो जब तक पृथ्वी तो आगे सरक जाती है, तो अगर वो वापसी गिरेगी तो वो मेन लैंड के ऊपर गिरेगी, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, डिवास्टेटिंग हो सकता है। इसी वजह से ईस्टर्न पोर्शन खाली होना चाहिए, वेस्टर्न पोर्शन नहीं। थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ठीक है? कौन सा दिक्कत नहीं समझा, मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है, जब पृथ्वी, मुझे बताओ कैसे रोटेट करती है, ए या फिर बी? भी रोटेट करती है। अब होगा क्या कि कोई चीज अगर हम ऊपर उठाते हैं या हम कोई चीज फायर करते हैं तो क्या उसकी पोजीशन जमीन के रिस्पेक्ट से चेंज होगी? टॉपिक आपका साउथ अमेरिका है, बिल्कुल चेंज होगी। तो हमारा जो पृथ्वी का घूमना है और हमारा जो रॉकेट का डायरेक्शन है वो इस तरीके डिजाइन करा जाता है कि कभी भी मान लेते हैं अगर हमारा मेनलैंड है, कि अगर हमारा स्पेस शटल जो है क्रैश हो जाए, हमारा जो मिशन है क्रैश हो जाए, तो वो इस तरफ ना गिरे, हमेशा इस तरफ गिरे। इसी वजह से हम यहाँ पे से लॉन्च करते हैं, यहाँ से लॉन्च नहीं करते, यहाँ से दिल्ली से या फिर जयपुर से लॉन्च नहीं करते, जिससे कि आपका इधर की तरफ आप कहेंगे आपका गिरे। रॉकेट बेटा हमें यहाँ से सीधा जाता हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप एक लार्जर पिक्चर देखोगे तो रॉकेट भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ही वो बस अपराइट जा रहा है, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखोगे तो उसे घूमना होता है आगे जाके। खैर इसका डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा वर्ल्ड मैपिंग चल रहा है, इसका डिस्कशन हम फिर कभी आराम से करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको फ्रेंच गिनी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। इससे फायदा ये है क्योंकि अगर राइट में इसके सी है तो अगर कभी भी फील्ड मिशन होता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सीधा जाके समुद्र में अपना जो है ठां हो जाएगी, और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, जो भी बचेगा उसे हम उठा लेंगे। अब बहुत सारे देश आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि सभी देश जो हैं उन सभी के पास पानी है। ध्यान से देखो, उरुग्वे देख लो, जैसे जो जो नाम मैं बोलूंगा, जो नाम मैं बोलूंगा वो नाम पे आपको फोकस करना है। उरुग्वे देख लो लाल वाला, अर्जेंटीना देख लो हरे वाला, चिले देख लो, पेरू देख लो, इक्वाडोर देख लो, कोलंबिया देख लो, वेनेजुएला, गुइना, सूरीनेम। लेकिन दो ऐसे देश हैं जिनके पास आप अब तक समझ चुके होंगे कि लैंड बाउंड्री नहीं है। यानी साउथ अमेरिका में कितने लैंड लॉक्ड देश हैं, ये आपसे पेपर पूछ सकता है। सिर्फ दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जिनका नाम क्या क्या है, बोलीविया और पैराग्वे। ये पेपर के सवाल बनते हैं और ऐसे ही सवाल एसएससी पूछने लगता है कभी कभी। यानी बोलीविया और पैराग्वे ऐसे हैं जो कि एक दो ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि साउथ अमेरिकन और लैंडलॉक्ड एक साथ है। मैं उम्मीद करूँ ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब वेनेजुएला को अगर आप देखते हो तो ये बड़ा फेमस है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। अगर आप शायद जानते हो तो जो तेल निकाला जाता है वो निकाला जाता है मेनली मिडिल ईस्ट वाले इलाके से। लेकिन साउथ अमेरिका में भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तेल, नेचुरल गैस, ये सब चीजें निकाली जाती है, जो कि आपका क्या है, वेनेजुएला। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है तेल निकाला जाता है, और इस चक्कर में न्यूज में भी ये रहता है, कभी किसी से डिस्प्यूट हो गया, कभी ये कुछ छोड़ देता है, इस टाइप से खेलबाजी जो है चलती रहती है। एक और आपको देश दिखेगा जिसका नाम इक्वेडोर है। इसका नाम इक्वेटर के नाम पे रखा गया है बिकॉज इसके अंदर से इक्वेटर पास होता है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और जगह दिख रही है पेरू। पेरू की कैपिटल जो है लीमा है। पेरू की कैपिटल लीमा है और बोलीविया की कैपिटल जो है वो सुक्रे है। बोलीविया की कैपिटल सुक्रे है। आराम-आराम से समझते हैं और फोकस करते हैं स्क्रीन की तरफ। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको पेरू और बोलीविया दिख रहा होगा अगर, तो पेरू और बोलीविया के पास में आपको एक जगह दिखाता हूँ दूसरे मैप में। भाई फोकस आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज़ मैपिंग में ऐसे ही होता है, बहुत बार स्विच करना पड़ता है। तो आपको फोकस थोड़ा-सा बनाना होगा। इसमें तो वैसे दिख रहा है, मैं इसमें भी देखता हूँ अगर आपके लिए हो तो बढ़िया रहेगा। क्या आप सबको यहाँ पर हल्का सा लेक टिटिकाका लिखा हुआ दिख रहा है? क्योंकि और देखता हूँ कुछ मैप का इंतजाम हो पाए तो। क्या ये पेपर का सवाल नहीं है? ये पेपर आपका बहुत बार पूछता है। लोग कहते हैं अरे रैंडम सवाल है, कोई रैंडम सवाल नहीं है। मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस जो कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, आप ऐसा समझे। लेक टिटिकाका जो है ये पड़ता है पेरू और किसके बीच में? पेरू एंड आपका बोलीविया के बीच में। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, व्हाई इज दिस फेमस? व्हाई इज दिस लेक टिटिकाका फेमस? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नोट्स बनवाए होंगे वहां पर मैंने आपको नाम लिखवाया होगा। सबसे ऊंची लेक है ये, सबसे ऊंची लेक है ये, तो ध्यान रखेंगे। लेक टिटिकाका जो है ये आपकी बाउंड्री पे पड़ती है। दूसरे मैप से भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आपको छोटी सी दिख रही होगी पेरू और बोलीविया के बीच में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रही होगी पेरू और बोलीविया के बीच में। ठीक है, ये जो आपकी है लेक टिटिकाका है। अब इसके अलावा कुछ और नाम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। क्या आप सभी को लीमा दिख गया, लपैज दिख गया? ये जो लपैज है एक बहुत ही ऊंचे इलाके पे कैपिटल बनी हुई है। बोलीविया जो है आपने इसकी कैपिटल शायद सुक्रे भी सुनी है। सुक्रे किसकी कैपिटल है? सुक्रे SUCRE इसी की है। तो दो कैपिटल्स हैं इसकी जिसमें आप याद रखेंगे। कोई कहता है हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, तो याद रखेंगे आपका आंसर लपैज ही उसके अंदर आता है। ये ध्यान रखेंगे, पेपर का आपका सवाल बन सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब नोटिस करेंगे हम एक बढ़िया सी बात। वो बढ़िया सी बात ये है कि क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वेटर पास हो रहा है यहाँ से? ये इक्वेटर जा रहा है, इधर आप देखें। देखिए मैपिंग में यही खास बात है कि पेशेंस बड़ा जरूरी है, बिकॉज पेशेंस नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। देखो इसमें तो 0 तक बात नहीं गई है, इसमें 0 पे बात गई है। क्या आप इक्वेटर देख पा रहे हैं यहाँ पर? यानी इक्वेटर जो है किस किस देश से पास होता है, जरा मुझे देख के बताओ। ये आपका एक तो इक्वेडोर से पास हो रहा है, ध्यान से देखो। इक्वेडोर के अलावा कोलंबिया से पास हो रहा है और उसके अलावा ब्राजील से पास हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बिना पढ़े आप नहीं बता सकते। याद रखें, क्या इस बात को आप समझ पाए? पेरू से पास नहीं होता है, ये आपको मैप में हो सकता है बहुत क्लियर ना हो। ये ऑब्वियसली अब मेरा ज्ञान यहाँ पर काम आएगा क्योंकि मैप में उतना क्लियर नहीं है। पेरू से पास नहीं होता, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड आपका ब्राजील से पास होता है। इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? इसी तरीके अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो कि नीचे की तरफ होगा आपका। इसमें एग्जैक्टली तो नहीं दे रखा है आपको, 20 के बाद सीधा 30 है, लेकिन हम काम चला लेंगे। मैं आपके नोट्स में इस चीज को लिखवाता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ ये सब चीज। इक्वेटर किससे पास होता है? इक्वेटर पास होता है ब्राजील से, इक्वेडोर से, और बताओ तीसरा क्या था? पेरू था या क्या था? कोलंबिया था। और इसी की तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे पास होता है, तो ये ब्राजील से पास होता है, चिले से पास होता है, अर्जेंटीना से पास होता है और आपका पैराग्वे से पास होता है। ये चार ऐसे देश हैं जिनसे क्या पास होता है, जिनसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ये ध्यान रखेंगे, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे इक्वेटर भी पास होता है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। मैं आपसे अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका की आपसे बात कर रहा हूँ। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? चलो पहले आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ आपसे बढ़िया बात करते हैं। पेशेंस आपसे मुझे चाहिए होगी, बहुत जरूरी है पेशेंस। क्या आप सभी को गैलापेगोस आइलैंड दिख रहे हैं स्क्रीन पे? गैलापेगोस आइलैंड एक बहुत ही फेमस शख्सियत है, चार्ल्स डार्विन। कोई बता सकता है उन्होंने क्या करा? बहुत ही फेमस काम। वो पी वाले तो मेंडल है, देखो मटर वाले तो मेंडल है। बिल्कुल सही, एवोल्यूशन की थ्योरी दी है उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स करा करते थे वो यहीं पर रहकर एक्सपेरिमेंट करा करते थे। जो गैलापेगोस आइलैंड्स है जो कि इक्वेडोर का पार्ट है आज, यहाँ पर रहकर ही वो अपने एक्सपेरिमेंट करा करते थे। अब आप कहोगे क्या सर ये क्या रैंडम बातें पढ़ा रहे हो? यही रैंडम बातें पढ़ाने के लिए बुलाया, बिकॉज बाकी सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी अब वो पढ़ रहे हैं जो कि जनरली हम कहते हैं सर बिल्कुल ही रैंडम सवाल है। ये गैलापेगोस आइलैंड्स पे ही चार्ल्स डार्विन जो है रहकर अपना काम करा करते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी उसके अंदर फिट होता है। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक सारी बात सही है? चलो सर इंपॉर्टेंट है पढ़ाओ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए। इसके अलावा कुछ बढ़िया चीजें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जो कि ज्यादा काम की है।
नोटिस करो कि आपको गुइना या गिनी हाइलैंड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर। गुयाना, गुइना, गिनी, ये हाइलैंड्स आपके पड़ते हैं साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पोर्शन में, यानी साउथ अमेरिका में पड़ते हैं आपके ये हाइलैंड्स। इसके अलावा आप इधर देखो, सबसे पहले तो मेरे साथ साथ इसे प्रोनाउंस करो, कॉर्डिलेरा। बोलो भाई उधर बोलो, वरना बोला ही नहीं जाएगा, कुछ भी लिख दोगे। कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा हाइलैंड्स जो हैं ये आपके किधर पड़ते हैं, ये भी आपके साउथ अमेरिका के अंदर पड़ते हैं। कॉर्डिलेरा जो आपके हैं ये हाइलैंड्स कहाँ पड़ते हैं आपके, ये आपके पड़ते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पाए, अभी बहुत कुछ बताना है मेरे साथ साथ, चलो। ये आपके ऊपर की तरफ पड़ते हैं। इसके बाद एक जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है बोलिवियन प्लेट्यू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बोलिविया जो आपका है वहीं पर जो प्लेट्यू होगा वो आपको बोलिवियन प्लेट्यू कहलाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं चलता हूँ साउथ पोर्शन में, तो साउथ पोर्शन में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक चीज आपको दिख रही है जिसे हम बोलते हैं एटाकामा। ये एटाकामा ये और वो जो भी है, ये आपका क्या है, डेजर्ट है, ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया का, सबसे सूखा प्लेस है दुनिया का, एटाकामा डेजर्ट। पेपर का सवाल है दोस्तों, एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? एटाकामा डेजर्ट चिले के अंदर पड़ता है, मेनली चिले के अंदर है, और भी देशों से बाउंड्री टच करता है, बट लार्जली ये जो है चिले के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बगल में सी है फिर भी ड्राई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो यही थोड़ा सा स्ट्रेंज बात होती है आपके, हमारा जो क्लाइमेट है उसकी, कि मतलब कई बार क्या होता है, हवा लेकर निकल जाती है पानी, जब तक वहां पर बीच में कोई रोकने वाला नहीं होता, बारिश नहीं होती। जैसे आपके एजुकेटर्स बहुत बार एकदम प्यारा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं और वो आपके सिर के ऊपर से ऐसे लेकर उसे निकल जाते हैं, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता तो बारिश ही नहीं होती ज्ञान की। कुछ वही कहानी यहाँ पर है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट इवन ड्रॉप टू ड्रिंक। आगे चलते हैं कुछ और बात करते हैं आपसे। क्या आप सभी को ओजस डेल सलादो दिख रहा है? ओजस डेल सलादो, सेरो ओजोस डेल सलादो, ये आपको याद रखना है, ये आपका कहाँ पड़ता है? देखो ध्यान से देखो, ढूंढो। मैं इसलिए आपको पहले मार्क नहीं करता जिससे आप खुद थोड़ी सी मेहनत करो। सेरो ओजस डेल सलादो, ये सेरो जनरली नहीं लिख के आता, ओजस डेल सलादो आ जाता है, याद रखेंगे। ये भी आपका चिले के पास ही पड़ता है। कुछ और बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाने से पहले राम बात करनी होगी, थोड़ा सा आप मुझे समय दें, एंड हम आपसे बात जाने से पहले करके जाएंगे, आप चिंता ना करें, ध्यान से समझो। हाँ बिल्कुल, आप ओहोस भी समझ सकते हैं, जैसे बाहा आपका होता है, या फिर आपका वो क्या होता है यार बताओ, अरे वही पिज्जा वाला। बताओ पहले वो बताओ, तब याद आएगा मुझे। पिज्जा बेस नहीं, चीज नहीं, मोहितो भी, वर्जिन मोहितो भी आप कह सकते हैं, मेयोनीज भी नहीं। अब तो पहले मैं उसे याद करने की कोशिश करूंगा। मोज़रेला नहीं, नहीं बताओ, कोई भी नहीं बता रहा। पिज्जा के टॉपिंग में एक चीज डलती है जिसमें जे आता है और एच के रूप में हम उसे प्रोनाउंस करते हैं हालापीनो, बिल्कुल सही, हालापीनो। हालापीनो भी कई लोग उसे कहते हैं जो बाहर की पिक्चरें देख के सीखते हैं, बाकी अपन लोग उसे हालापीनो ही बोलते हैं। खैर आगे चलते हैं, अब इधर फोकस करें। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है, एक तो सेंटियागो आपको दिख रहा है, ये जो आपका सेंटियागो या सेंटियागो है ये आपका चिले की कैपिटल है, ये बात आप समझ पा रहे हैं? एक ये आपको ध्यान रखना है, माउंट अकोंकागुआ जो आपका है ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ओजस डेल सलादो याद रखना है, आप इसे ओहोस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो है मेरे कुछ ज्यादा ही जोर पड़ रहा है मेरे ट्रैकिया पे, तो मैं इसे ओजस डेल सलादो ही बोलूंगा। ओहोस बोलने में तो और ज्यादा एफर्ट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगाना पड़ रहा है। तो अकोंकागुआ आपको ध्यान रखना है और ओजस डेल सलादो आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है। क्या पहाड़ी, कैसी पहाड़ी, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं, मन में एक डाउट होगा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अच्छा लग रहा है, याद कुछ नहीं हो रहा, बस अच्छा लग रहा है। अभी बस मेरे साथ से चलते रहो, सही समय आने पे आपको बहुत सारी चीजें और समझ आ जाएंगी, चिंता मत करो। अकोंकागुआ, ओहोस डेल सलादो या ओजस डेल सलादो, ये आप देख चुके होंगे। इसके अलावा बीनस आयर्स आप देख पा रहे होंगे, बीनस आयर्स जो है ये आप अच्छे से शायद देख पा रहे होंगे, अर्जेंटीना की कैपिटल है। उसके अलावा मोंटेवीडियो आप देख पा रहे होंगे, आपकी उरुग्वे की कैपिटल है। इसी टाइप से आपकी पैराग्वे की कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, असनसियोन, असनसियोन जो है पैराग्वे की कैपिटल है। थोड़ी थोड़ी कैपिटल्स में उम्मीद कर आपने देख ली होंगी स्क्रीन पर अब तक। चलो आगे चलते हैं, कुछ इलाके अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देखो जरा इसमें कितने नाम मुझे यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा पेशेंस आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। देखो, क्या आप सभी को स्क्रीन पर एक इलाका दिख रहा है जिसे रियो डी ला प्लाटा, आप सब पढ़ पा रहे हैं? रियो डी ला प्लाटा। अब रियो डी ला प्लाटा जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा देखो, सबसे पहले तो कुछ डेटा मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ आपके लिए, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं, बिकॉज यहाँ पर नीचे वाला मैप कटा हुआ है, तो अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से बात को समझ। सबसे पहले याद रखेंगे, ब्राजील के अंदर आपका पड़ता है रियो डी ला प्लाटा, और एक पड़ता है सो पौलो, और एक पड़ता है आपका सेंटोस।
ये तीनों इलाके जो हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, और इस ट्रायंगल को बोला था कॉफी ट्रायंगल। ये जो है रियो डी ला प्लाटा जो है, ये सौ पोलो और आपका सेंटोस, ये मतलब आपका इलाका समझने के तौर पे ब्राजील के पास वाला इलाका हो गया। ये जो आपका है, ये कॉफी ट्रायंगल बनाता है और यहाँ पर कॉफी की बहुत ज्यादा प्लांटेशन होती है। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा रियो डी ला प्लाटा इसमें है उसमें है। 3 सिटीज के नाम बता रहा हूँ जो कि ब्राजील के पास में है। आप साउथ अमेरिका जो फोटो दिखाई थी वहां पे मान लो, और यहाँ पे आप कहेंगे ये क्या है, आपके कॉफी ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। ये याद मैं करा दूंगा, आप चिंता ना करें, स्विच मेरा काम है, बिल्कुल बेफिक्र है। क्या थोड़ी सी बात आप समझ पा रहे हैं? कॉफी ट्रायंगल है और याद रखेंगे ब्राजील की कॉफी बड़ी फेमस है। ब्राजील के जो प्लांटेशन है, कॉफी प्लांटेशन जो आपके हैं, फेजेंडा के नाम से आपने सुना होगा। ब्राजील के कॉफी प्लांटेशन, फेजेंडा शायद आपने सुना होगा, जेड और ये दोनों रख सकते हैं इसमें। ये पेपर का सवाल है आपका, व्हाट इज फेजेंडा, ऐसे करके सवाल आया था। और फेजेंडा जो है, जो ब्राजील के कॉफी प्लांटेशन है या फिर कॉफी है वहां की, इन जनरल उसे फेजेंडा कहा जाता है। देखो होता क्या है, जो हमारे देश में हम कॉफी पीते हैं वो बस एक तरीके की कॉफी है जो हम पीते हैं। आपको पता है 100 से भी ज्यादा तरीके की कॉफी आती है। कॉफी को किस तरीके भूना जाता है, कॉफी को किस तरीके पीसा जाता है, कॉफी किस टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे उगती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। यानी जो हम कॉफी पीते हैं नेस्कैफे वाली, वो क्लासिक है, उसका नाम जो होगा क्लासिक होगा, लेकिन उसी में बहुत सारी और आती है। कैपुचिनो हो गई, लाते हो गई, ये तो हमारा बनाने का तरीका हो गया। कॉफी का खुद का जो अरोमा होता है, फ्लेवर होता है, वो भी चेंज होता है। और जब मैं कुछ समय पहले बाली गया था घूमने, तो वहां पर मैं एक जगह गया था, वहां पे कम से कम 150 से 200 तरीके की अलग अलग कॉफी थी। और मतलब 150 से 200 अलग अलग कॉफी बता रहा हूँ मैं, कॉफी बनाने के तरीके नहीं, सीसीडी नहीं, सीसीडी में तो उसी कॉफी को अलग तरीके प्रोसेस करा जाता है। कॉफी खुद 100 से 150 तरीके की थी वहां पर, मतलब कोई रेड है, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीनिश है, कोई ब्राउनिश है, लाइट ब्राउन, ये वो ना जाने क्या क्या। सही ट्राई करा मैंने वहाँ, कई सारी कॉफी पी के देखी, खरीद लिया था एंड में, चिंता मत करो। यहाँ तक बात समझ पाए आप? बाली एक हिंदू आइलैंड है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे सही पता नहीं कोई लगी तो थी, वो समझ नहीं आया था, वो पता नहीं क्या ही बोले बोले जा रहे थे, तो मैं पीने पे ही ध्यान लगा लिया, मैं कहा चलो एंजॉय कर लो यार। समझ नहीं आ रहा था। खैर यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। ब्राजील, कॉफी प्लांटेशन, फेजेंडा, ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, एक और इलाका मैं अब आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपके लिए कैसे करके, ध्यान से समझना। अर्जेंटीना के अंदर कुछ इलाके पड़ते हैं, जैसे आपका एक ये है, मैं देखता हूँ अगर मैप में ही मैं आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। क्या बीनस आयर्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रायंगल्स पढ़ाने वाला हूँ अगले पेज पे। ये आपका बीनस आर्च से मैं शुरू कर लेता हूँ। ऊपर की यहाँ पड़ता है आपका मेंडोजा, और इसके अलावा यहाँ आपका पड़ता है, आपको याद कराने वाली भाषा में लिखते हैं, भैया ब्लैंका। अब याद रहेगा आपको, भैया ब्लैंका जो है नीचे की तरफ पड़ता है और ऊपर की तरफ आपको पड़ता है रोजर्टो। ठीक है जी। अब ये जो आपका इलाका हो गया, ये मेज के लिए फेमस है। मेज आप समझते हैं मेज क्या होता है दोस्त? अब आपको याद रहेगा, भैया मैंने ऐसे लिखा जैसे कि आप हर आते जाते इंसान को बोल देते हो, भुट्टा मक्का जो है ये यहाँ का बड़ा फेमस है, याद रखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, जिसमें नीचे हो गया मेज और ऊपर की तरफ है बीट। यानी आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सी दुनिया की बातें हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये वाला इलाका है, स्पेशल क्लास में इसके नोट्स दोबारा नहीं, आपको नोट्स दोबारा नहीं बनाने हैं, अपने वहां मेहनत कर लिए, बस आप रिवाइज करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन से इलाकों में क्या पाया जाता है। बीट ट्रायंगल, मेज ट्रायंगल एंड कॉफी ट्रायंगल आर फेमस इन आर पार्ट्स ऑफ क्या, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या क्या आप आंसर देंगे? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको ये सब देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अफ्रीका में समझा था गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, प्लेग कोस्ट, ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीट ट्रायंगल, मेज ट्रायंगल, कॉफी ट्रायंगल, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब कुछ और चीजें मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा प्लीज पेशेंस आप बनाए रखिएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ चीजें मुश्किल हो रही है आपके लिए, फिर भी अपनी हिम्मत आप बांधे रखिए। अब जो आपका भैया ब्लैंका है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बाहिया ब्लैंका होता है, लेकिन बाहिया ब्लैंका आपको याद ना रहता, अब आपको भैया ब्लैंका जो है थोड़ा सा याद रहेगा, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। रियो डी ला प्लाटा ऊपर है, आपका जो भैया ब्लैंका है वो यहाँ पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे, ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब मोर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, क्या आप सभी लोग फॉकलैंड आइलैंड देख पा रहे हैं? ये फॉकलैंड आइलैंड जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ओशन करंट में पूछा जाता है, फॉकलैंड आइलैंड के बारे में एक सवाल बना है ओशन करंट में कि ये कैसा करंट है। दूसरा सवाल ये बना है कौन से ओशन के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है फॉकलैंड आइलैंड आपका अटलांटिक ओशन के अंदर, बिकॉज देखो साउथ अमेरिका के इधर की तरफ जो है आपका, इधर की तरफ आपका क्या हो गया नहीं, ये प्लेस का नाम है बाहिया ब्लैंका जो है, फॉकलैंड आइलैंड जो हो गया आपका इधर की तरफ हो गया अटलांटिक ओशन की तरफ। और ये जो है ना डिस्प्यूटेड इलाका है यूके का और अर्जेंटीना का।
बिकॉज अर्जेंटीना कहता है कि भैया मेरे पास है, समझ पा रहे हैं, जैसे कि एक टापू जैसे न्यू मोर आइलैंड का हमारा डिस्प्यूट था कुछ वैसा, लेकिन फिलहाल ये यूके के कंट्रोल में है और अर्जेंटीना के साथ इसका बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? एक बार कंफर्मेशन देंगे। मैं जानता हूँ चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही, मैं जानता हूँ, बट एक बार सुन लो, कनेक्ट मैं कर दूंगा, मेरा काम है, बिल्कुल बेफिक्र हो आप। दुनिया में सबसे पुराना ट्रेडिंग रूट जिसे हम बोलते हैं वो आपका पड़ता है यहाँ पर, मैगेलन स्ट्रेट। शायद आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मैगेलन स्ट्रेट जो आपका जाता है वो आपका यहाँ से जाता है, कलर में चेंज करता हूँ, मैगेलन स्ट्रेट आपका जो है यहाँ से जाता है इस टाइप से। ये आपका दुनिया का सबसे पुराना ट्रेडिंग रूट है, सबसे पुराना ट्रेडिंग रूट है। चलिए बढ़िया है। ये आपका सबसे पुराना ट्रेडिंग रूट होगा। शायद आपको ये बात पता होगी कि मैगेलन जो है वो पर्सनालिटी थी जिसने दुनिया का पहली बार गोल चक्कर मारा था, जो कि कह रहा था देखो मैं इधर से गया और उधर से आ गया। शायद आपको याद होगा ये सब। और ये मैगेलन के नाम पे ही रखा गया है बिकॉज उस जमाने में ये काम करना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी और यहाँ से ही पहले ट्रेड करा जाता। देखो मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ से कुछ सामान भेजना है इस इलाके से यूके, कैसे भेजूंगा? ये रास्ता है ना तो मेरे पास पनामा वाला, लेकिन पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था और यहाँ पर मेरे रहते थे दुश्मन, तो मुझे मजबूरन यहाँ से घूम के ऐसे ही जाना पड़ता होगा। तो इसलिए पुराने जमाने में ये वाला रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऑब्वियसली अब पनामा जब से बन गया, यहाँ से रास्ता बन गया, तो अब इस रूट का कोई खास महत्व आपका नहीं है। अब ये है कि चलो बस इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? अब यहाँ पर हमने अभी आपसे बात करी थी आटाकामा डेजर्ट, वो आपका ड्राइएस्ट प्लेस था और वहीं पर एक सिटी भी आपकी पड़ती है जिसे आप बोलते हैं अरिका। इसे एरिका या फिर अरिका बोला जाता है। ये जो एरिका है ये ड्राइएस्ट सिटी का किताब इसे मिला है, ड्राइएस्ट सिटी, याद रखेंगे। सबसे कम पानी है, सबसे कम बारिश, यानी मतलब ड्राई से भी ड्राई आप मान सकते हो इसे, बिल्कुल ही सूखा एक शहर हो गया अरिका। ये आटाकामा डेजर्ट का पार्ट है। ये जो सिटी है आपकी चिले के अंदर पड़ती है, याद रखेंगे, आपका आटाकामा यानी आटाकामा डेजर्ट का पार्ट है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? अब बात और कुछ कर लेते हैं, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, चिंता ना करें, पहले बस बातों को सुनते रहें ध्यान से। जो जो दिखा रहा हूं उस पर एक बार फोकस करें। क्या ये नाम आप सभी को दिख रहा है? साउथ अमेरिका का हिस्सा है, साउथ अमेरिका के हिस्सा, याद रखेंगे। एक बार इसे पढ़ें, कॉर्डी लेरा साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ये दो बातें आप समझ चुके हैं। ये जो नदी जा रही है अमेजोन, अमेजोन क्या है? अमेजोन जो है साउथ अमेरिका का हिस्सा है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और चीज दिखाता हूं मैं। क्या आप सभी को स्क्रीन पर एक नदी दिख रही है? और इनको दिखाता हूँ। बच्चा आज जो है बहुत अलग पेशेंस चाहिए आपको। ये दिख रही है आपको मोनाको, ओरिनाको, इसी के ऊपर बनी हुई है एंजल फॉल्स जो कि सबसे ऊंची फॉल्स है। अब तो इंपॉर्टेंट है, यानी ओरिनाको जो आप देख रहे हैं, ओरिनोको जो आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर आपकी बनी हुई है वेनेजुएला के अंदर एंजल फॉल्स जो कि दुनिया की सबसे ऊंची फॉल्स है। एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची फॉल है, ये सवाल बन चुका है। और इसके अलावा ये बन चुका है कहां पर है? वेनेजुएला में। तीसरा ये कभी नहीं बना सवाल कि कौन सी नदी पर है, मैं लिख देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल है। एंजल फॉल्स is associated with क्या इस बात को आप समझ पाए दोस्तों? अब कई सारे सवाल आपने सुने होंगे जिंदगी में, आप स्टेपीज, प्रेरीज, ये सब सवाल आपने सुने होंगे, पैम्पर्स, बेल्ट्स, डाउन्स, ये सब कहाँ पड़ते हैं। लेकिन आजकल एसएससी ये सब पूछना बंद हो गया। एसएससी ने थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ा दिया है। वो सवाल कैसे पूछेगा आपसे? लेनोस कहाँ पर है? आपको आंसर देना है जैसे ही आपको दिखेगा। कमेंट सेक्शन आपको अपना थोड़ा चाहे एक एक अल्फाबेट टाइप करेंगे। लेनोस ग्रासलैंड आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको लेनोस ग्रासलैंड जो आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। इतना ही सवाल बनता है। वेनेजुएला, कोलंबिया वाला इलाका आप समझ सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं। और कुछ नाम मैं आपको दिखाता हूँ। बोलिवियन प्लेट्यू, ये तो कट गया है। हाँ यहाँ देखो, मुझे बताएंगे आप पैम्पस आपको कहाँ देखने को मिलता है? पैम्पस, ये तो पेपर का सवाल है। इनफैक्ट पैम्पस आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं? ब्राजीलियन हाइलैंड्स, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ब्राजील के अंदर होंगे, तो इससे कुछ खास सवाल आपका नहीं बन सकता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। रुकिए कुछ और डेटा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। भाई सेशन हैवी लग रहा है आप सभी को?
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पेशेंस अपनी बनाए रखेंगे। पैम्पस ग्रासलैंड से ध्यान रखेंगे, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके पड़ते हैं साउथ अमेरिका में। इसके अलावा एक माउंटेन रेंज मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज में अब आपको पढ़ाऊंगा, ये पड़ती है आपकी यहाँ पर। सबसे लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज, ये भी आपका पेपर का सवाल है। एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट वर्ड इसके लिए चलेगा। और चलिए बढ़िया है, समझ पा रहे हैं। लार्जेस्ट भी कह सकते हैं समझने के तौर पे, हाईएस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो आपकी माउंट एवरेस्ट वाली हिमालय है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है वो आपकी है आपकी एंडीज माउंटेन रेंज। क्या इस बात को आप समझ पाए? कुछ फैक्ट्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, देखिए इजी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इजी क्वेश्चंस, हाईएस्ट माउंटेन रेंज और डीपेस्ट ट्रेंच। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है आपकी हिमालय और डीपेस्ट ट्रेंच है आपकी मरियाना ट्रेंच। नहीं, सुंदर ट्रेंच जो है ना रविंदर, वो आपकी है इंडियन ओशन की, लेकिन इन जनरल जो आएगी आपकी मरियाना ट्रेंच आंसर होगा। अब जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं कहूंगा एक बढ़िया क्वेश्चन कैटेगरी है, बढ़िया क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, और हिमालय होता है ऑप्शन नंबर 1, और बच्चा एकदम उसे लपक के अपने 2.5 नंबर दे देता है। एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज। और लॉन्गेस्ट ट्रेंच कौन सी है, ये है आपकी पेरू चिले ट्रेंच, पेरू चिले ट्रेंच। ये आपको बताता हूँ कहाँ पर है। देखो दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक कहता है पैसिफिक ओशन की है मरियाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आपको समझाते हैं, देखिए ये आप नोट कर ले सबसे पहले, तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स लिखे थे, यानी ट्रायंगल की जो वर्टिसेस थी वो लिखी थी, बाकी आ सकता है, जिनेरो भी आ सकता है उसमें। समझते हैं थोड़ा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच को आम तरीके बोलो तो ये होता है खाई। देख लेना, खाई ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, खाई होता है। आपने सुना होगा इधर कुआं उधर खाई, बीच में मेरी चारपाई, ठीक है। ये खाई का मतलब ऐसा होगा, जब आप समुद्र को देखते हो तो समुद्र आपका एक तरीके से यहाँ से शुरू होता है। आप जैसे बीच पे खड़े हुए हैं, बीच पे खड़े होने के बाद अचानक समुद्र जो है अंदर की तरफ जाने लगता है, फिर फ्लैट आ जाता है, फिर मान लेते हैं गहरा हो गया, फिर उसके बाद गहराई इसकी कम हो जाती है। तो ये जो पोर्शन होता है इसे खाई बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये लंबाई में भी होगा इस टाइप से, हो सकता है यहीं तक हो सकता है यहाँ तक हो, और ये पूरा पूरा एक गहरा हिस्सा आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इसके अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसा हो, और ये पॉइंट जो होगा मान लेते हैं सी लेवल से मैं नापता हूँ, तो इस पॉइंट की ऊंचाई होगी 10994 या 11 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ये 11 किलोमीटर गहरा होगा। ये आपका जो पॉइंट कहलाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं आप चैलेंजर डीप। और ये जो ट्रेंच है आपकी पूरी, इसे बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ये तो आती है डीपेस्ट की जब हम बात करते हैं। लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ जितना आपका सेशन कंटिन्यू कर पाऊँ, ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर जाना पड़ेगा। अगर लंबाई की बात करूं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी गहरी नहीं है, यहीं तक है, तो ये गहराई तो इसकी कम हो गई, बड़ी लंबी नहीं हो गई बहुत। इमेजिन करो, मान लेते हैं कोई ऐसी जो बहुत लंबी है, जिसका एवरेज डेप्थ जो है वो बहुत ही कम है, मान लेते हैं इतना ही है, से 5 किलोमीटर है बस, लेकिन लंबाई में बहुत ज्यादा है। तो ये है पेरू चिले ट्रेंच, क्योंकि ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, ये आपको यहाँ देखने को मिलती है पेरू और चिले के साथ में। समझ पाए? ये मुश्किल सवाल बनता है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ आसान है, लेकिन जब पेपर में 100 सवालों के बीच में एक सवाल आता है और 10 सेकंड में आंसर देना होता है, तो उस पॉइंट पे ये सवाल एक क्वालिटी क्वेश्चन बनता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? इसके अलावा एक और जगह चलते हैं जरा नीचे की तरफ। क्या आप सभी को पैटागोनिया दिख रहा है? याद कैसे रखे, आपको याद हो चुका है, विश्वास करें आकाश, पेपर में अब आएगा तो आप टिक कर देंगे। ये पैटागोनिया डेजर्ट जो है, ये पहली बात है कि डेजर्ट है, और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका पैटागोनिया है, ये ध्यान रखेंगे कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्योंकि साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ, ठीक है मैं प्लान करूंगा, आप चिंता ना करें। पैटागोनिया डेजर्ट जो है आपका साउथ की तरफ है, इसी वजह से ये कोल्ड डेजर्ट होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा ओजस या ओहस डेल सलादो जो है, या अकोंकागुआ जो है, ये आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है आपके अकोंकागुआ और ओजस या ओहस डेल सलादो। ये दो बातें आप समझ पाए, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पड़ते हैं, शायद आपको पता होगा। ये जो इलाका आपका हो गया रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, शायद आपको ये बात पूरी पता होगी, ये रिंग ऑफ फायर का आपका हिस्सा बनता है। साउथ अमेरिका की मैपिंग में हमने यही कवर करना था। हमने सबसे पहले बेसिक पॉलिटिक्स के इसके वो देखे कि बाउंड्रीज कैसी हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि इक्वेटर किससे पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है, फिर हमने अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स देखे, फिर कुछ स्पेसिफिक हमने ट्रायंगल्स देखे, और उसके बाद जो है हमने चीजों को कंक्लूड कर दिया। एसएससी इससे नीचे ही पूछता है, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई जा चुका हूँ। रिंग ऑफ फायर में आपको समझा देता हूँ, रिंग ऑफ फायर में आपको समझा देता हूँ। देखिए समझते हैं जरा रिंग ऑफ फायर क्या है। अगर आप बात करते हैं मैप की, तो क्या आपको जो हमारा मैप है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है।
ये कुछ ऐसा मान लें आप, ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, कॉमा आ गया इधर की तरफ, और यहाँ पर अपने बाकी सब पड़ गए, और इधर आपका जापान वगैरह हो गया। जब आप इसे मिलाते हैं तो क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इधर तो अपना हो गया कुछ ऐसा, अगर मैं आपके लिए बनाऊं, क्या ये पोर्शन आप इमेजिन कर पा रहे हैं? और इधर आपका जापान हो गया, ये बेसिकली कैसा पोर्शन हो गया आपका, जिसमें यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो है यहाँ पर अलास्का वगैरह हो गया। ये जो आपका पूरा इलाका है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का ऑलमोस्ट, ये आपका एक रिंग ऑफ फायर कहलाता है, बिकॉज ये आपका प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर लोकेटेड है। और ये प्लेट बाउंड्रीज जो आपकी है बेसिकली यहाँ पर आपको ज्वालामुखी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जापान जो है रिंग ऑफ फायर के ऊपर पड़ता है, तभी वहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, तभी वहाँ पर सुनामी भी आ जाती है, तभी वहाँ पर तबाही भी होती है। क्या इस बात को आप समझ पाए? रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन से संबंधित है, ये पेपर का सवाल है। पैसिफिक ओशन से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है? रिंग ऑफ फायर का मतलब है सर वोल्केनोज बहुत सारे यहाँ पर है, वोल्केनोस आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास एक भी मैप अगर है तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। एक मैप तो है लेकिन इससे काम आपका बन जाएगा नहीं बन जाएगा, काम चला लेते हैं। क्या रिंग ऑफ फायर का ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो? ऐसे ही आप ये पूरा भी थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, पूरा इधर की तरफ से नीचे भी आ जाएगा पीछे की तरफ, और ये हो सकता है यहाँ आगे कहीं कनेक्ट हो जाए, यानी पीछे की तरफ या साउथ अमेरिका है या नॉर्थ अमेरिका है। थोड़ा सा इमेजिन करके एक बार देखें। यही मैप है इस समय वर्ल्ड का मेरे पास, बाकी कोई भी मैप इस समय वर्ल्ड का नहीं है मेरे पास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब बात जो है समझ चुके हैं। पैटागोनिया जो आपका है वो आपका एक कोल्ड डेजर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है। ये ग्रीन इसलिए बिकॉज ये मैप में मैं आपको ये वाला जो इलाका है ये पढ़ाता हूँ। ये बताएं कौन सा देश है? कजाकिस्तान है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा। लेकिन जनरली मैं इस मैप का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें इंडिया जो है वो इनकरेक्ट दे रखा है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता नहीं हूँ। तो मजबूरी में आपको दिखाना पड़ा, तो मुझे स्क्रीन पर इसे खोलना पड़ा है। जनरली मैं ये सब चीजें अवॉइड ही करता हूँ। आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। आप प्लीज सेशन में बने रहे। मैं आपके लिए नॉर्थ अमेरिका जो है अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ नॉर्थ अमेरिका मैं इस समय अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे डाउट्स भी आ गए हैं आज। तो एक बहुत ही बढ़िया फोटो आई है, आप ये देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर, इसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर। कुछ चीजें मैं आपके अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज आप सेशन में बन रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करके बाकी पोर्शन आपका जो है अगले सेशन में उठा लें। मैं अभी सेशन आपका ऐड करा दूंगा, आपको शो हो जाएगा थोड़ी देर में। बताएं। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभार जो है हालत ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, ये सेशन में आपका ऐड करा लूंगा। नॉर्थ क्योंकि हमने साउथ अमेरिका अच्छे से कवर करा है, तो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन हम आगे चल के कवर कर लेंगे। और ये आपका मैं जो है कल आपका सेशन ऐड हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करें। 4 बजे वाली क्लास में आपसे मिलते हैं। वो आपकी क्लास रीशेड्यूल नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूँ। उसी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आपसे फ्री हो रहा हूँ। अपना थोड़ा देर में आराम कर लेता हूँ, मेडिसिन वगैरह ले लेता हूँ, होपफुली मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा। आज का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज का शेड्यूल आपका है अब आपकी 4 से 6 क्लास होगी, फिर 6:30 होगी, फिर रात के 9 से 11 बजे क्लास होगी। ठीक है, ये आपका आज का शेड्यूल रहेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। माफी चाहेंगे थोड़ा सा जल्दी, आज से आज थोड़ा नहीं जल्दी, इनफैक्ट आधी क्लास में आज आपसे विदाई ले रहे हैं, और बाकी कंटेंट आपका आने वाली क्लास में करा दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।